दोस्तों सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों 6 बजे का टाइम दिया हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है, लगभग 25 मिनट में लेट पहुँचा हूँ। तो अगर आप लोग वेट करें तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत सॉरी। अच्छा दोस्तों, आज का सेशन हमने स्पेशली रखा है नोएडा एक्सटेंशन मार्केट से रिलेटेड एंड नोएडा एक्सटेंशन मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स। उसके साथ साथ में किसी भी तरीके के आप लोगों के कंसर्न हो, क्वेरी हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो वो हम लोग 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूर पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें ताकि मुझे पता लग पाए कि किस तरीके की कंसर्न क्वेरी है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नोएडा एक्सटेंशन में मैं लगभग 2012 से उस मार्केट को देख रहा हूँ। 2010-12 का वो मार्केट था जब वहाँ पे बिल्कुल इनिशियल लेवल का स्टेज था। जस्ट जो धरना प्रदर्शन है वो ख़त्म हुआ था किसानों का, और उसके बाद आम्रपाली, सुपरटेक और ये सब कुछ ऐसे डेवलपर्स थे जिन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना स्टार्ट किया था। उस टाइम वहाँ पे रेट हुआ करता था मात्र 2200 रुपये, 2500 रुपये, दिस इज द मैक्सिमम रेट, ये हुआ करता था दोस्तों। उस टाइम की अगर मैं मार्केट की बात करूं तो रियल इस्टेट नोएडा के अंदर एक नया मार्केट माना जाता था। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगों को नहीं होती थी। सिर्फ ये पता होता था कि एक नया शहर बस रहा है, एक नया लोकेशन बस रहा है जो कि दिल्ली के आसपास में है, नोएडा में है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आती थी उसको देखते हुए लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते थे। इवन अगर मैं ऐसे सिटी की बात करता हूँ जिस सिटी में लोग रियल इस्टेट का मतलब भी नहीं जानते थे, वहाँ से इन्वेस्टर निकल करके आते थे, वहाँ से लोग निकल करके आते थे और अपने इन्वेस्टमेंट का सुनहरा पल देखते थे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने पे एक अच्छा दिन आ सकता है, ऐसा वो लोग देखते थे। दोस्तों उस टाइम कुछ ऐसे शहर थे जिसमें कि बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता, ये सब कुछ ऐसे शहर होते थे, स्टेट होते थे जहाँ से लोग अच्छे लोग निकलते थे और वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे। उस टाइम एक 1 BHK की कीमत मात्र 10 से 12 लाख रुपए होती थी। 2 BHK की कीमत हार्डली 18-20 लाख रुपए होती थी और 3 BHK बहुत आराम से 30 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता था। एक नए लोकेशन पे नई अपॉर्चुनिटी थी जिन लोगों को भी समझ में आया था। अगर मैं गॉड सिटी जैसे लोकेशन पे सुपरटेक इको विलेज 1 जो कि रोटी कपड़ा मकान ऐसा टैगलाइन लेकर के आया था और स्टार्ट हुआ था, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उन लोगों को अच्छा अप्रिसिएशन मिला। कुछ बीच में बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी, उन दिक्कतों को पार करते हुए लोगों ने बेनिफिट लिया था दोस्तों। 2010, 12, 15 तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम और स्टार्ट हुई जहाँ पे सरकार चेंज होने के बाद, एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी सारी मार्केट में नई पॉलिसी आई जहाँ पे आपको देखने को मिला जीएसटी, नोटबंदी, उसके अलावा और भी कुछ ऐसी पॉलिसीज चेंज हुई, रेरा आया, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई, लोगों को अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। ये सब चीज़ें होती गई मार्केट में और इन सब चीज़ों के साथ मार्केट आगे बढ़ता गया। साथ ही साथ जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज हो रहा था, साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही थी, कुछ नए एंटिटी, कुछ नए बिल्डर्स मार्केट में एंटर करें नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नॉलेज के साथ और नई लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देना उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे कि गोल्फ कोर्स अपार्टमेंट, गोल्फ कोर्स व्यू, लेक व्यू, ये सब कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके साथ आगे बढ़ा। 2017 का वो टाइम था जब कुछ ऐसे डेवलपर्स बैंक्रप्सी की तरफ जाने लगे या बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में हाथ चला लेने के बाद उनके प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल्ड होने लगे या प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होने लगे, ये सब चीज़ें होने लगी थी दोस्तों। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी इंटरफेरेंस किया और इंटरफेरेंस करने के बाद काफ़ी सारा बेनिफिट मिला लोगों को, जहाँ पे उन लोगों को अपना घर मिल पाया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था जो कि कोविड का टाइम आया था। कोविड के टाइम के बाद भी काफ़ी सारा सिनेरियो चेंज हुआ क्योंकि लोगों को अपने घर की रिक्वायरमेंट, अपने घर की वैल्यू के बारे में पता लगा कि कैसे क्या होता है अपने घर की वैल्यू। तो कोविड के बाद भी कई सारे डेवलपर्स एंटर करने लगे और नए कॉन्सेप्ट, नए स्पेसियस अपार्टमेंट्स
इन सब चीज़ों को, इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर के आने लगे, जहाँ पे 2 BH की स्टडी की डिमांड काफ़ी बढ़ी, प्लॉट्स का डिमांड काफ़ी बढ़ा, विला का डिमांड, फार्म हाउस का डिमांड काफ़ी इंक्रीज हुआ, और फिर स्पेशियस अपार्टमेंट का कल्चर आया, जहाँ पे होम कम ऑफिस लोग बहुत ईजिली कर पाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नए नए मार्केट में लोग एंटर करते गए, नए डेवलपर्स एंटर करते गए, और उन सब चीज़ों के साथ नए लाइफ स्टाइल वाले नए प्रोजेक्ट एंटर करते गए। ये था यहाँ तक का कोविड के बाद तक का सिनेरियो जो कि अभी देख रहे हैं हम लोग। और इसके बाद अगर मैं आज करंट डे की बात करूँ तो करंट डेज में ये हो रहा है कि नोएडा एक्सटेंशन जो कि एफोर्डेबल सेगमेंट का शहर माना जाता था, लोकेशन माना जाता था, वो अब प्रीमियम सेगमेंट के तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट आज के टाइम में 10,000 12,000 ऐसे नीचे लॉन्च नहीं हो रहा है। डिफरेंस कहाँ है? पहले डिफरेंस ये हुआ करता था कि डेवलपर को बहुत इजीली मात्र 10% टोटल लैंड वैल्यू का अमाउंट दे करके अथॉरिटी से लैंड ले लेते थे, और बाकी बचे हुए पेमेंट वो 10 साल की किस्तों में थोड़े थोड़े करके पे करते थे। लेकिन मार्केट में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके वो मार्केट से पैसा उठा लेते थे, उस पैसा से दूसरे लैंड को लेने के लिए का पैसा यूटिलाइज करते थे। यही कारण रहा है कि आज के टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गए हैं जिसमें एनसीएल लग चुका है, या वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चल रही है, जिसकी वजह से अब कुछ सॉल्यूशन देखने को मिल पा रहा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ अब काफ़ी सारी पॉलिसी चेंज हो गई है गवर्नमेंट की। अब ऐसा हो गया है कि अगर आपको कोई लैंड लेना है तो पहले आपको विदिन 45 डेज 100% पेमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको लैंड एलोकेट होता है। लैंड एलोकेट होने के बाद आप सारे अप्रूवल्स क्लियरेंस लेते हैं अथॉरिटी से, और वो फिर सबमिट करते हैं आप रेरा में। जब रेरा नंबर आ जाता है तब फाइनली आप किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उसके नाम पे आप एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। तो ये सब क्लैरिटी आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी है। पुराने टाइम में जो हम लोग सोचा करते थे या हमने फेस किया है कि डेवलपर्स पैसा लेने के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते थे, या मार्केट से गायब हो जाते थे, या डिफॉल्ट हो जाते थे, अब वो सिनेरियो नहीं रहा है। अब आप देखेंगे ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च हो रहे हैं वो 3 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट डे डेवलपर्स को अपना पैसा इन्वॉल्व करना पड़ता है, और अच्छा खासा अमाउंट, कई करोड़ों में अमाउंट होता है जो कि उनको डिपॉजिट करना पड़ता है और इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाते हैं, और तब जाकर के कंस्ट्रक्शन लीन पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली या फ्लैक्सी पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली या बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट में जो भी प्लान रखा है पेमेंट करने का, तब उनके पास धीरे धीरे करके पेमेंट आता है। तो ये कुछ सिनेरियो हो गया दोस्तों। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज का जो मार्केट है रियल एस्टेट का, वो काफ़ी सेफ सिक्योर हो चुका है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर रिलेटिव रिसर्च की सलाह ले सकते हैं, एडवाइस, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने पास्ट में क्या डिलीवर किए हुए हैं, एज वेल एज अपकमिंग में उनका क्या विजन है। ये 3 मेन चीज़ आपको आपके हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करने में मदद कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो नोएडा एक्सटेंशन का जो लोकेशन है वो कई पार्ट में डिवाइडेड है। जिस तरीके से हम किसी भी शहर को अलग अलग लैंडमार्क से जानते हैं, उसी तरीके से नोएडा एक्सटेंशन भी पार्ट वाइज डिवाइडेड है, सेक्टर वाइज डिवाइडेड है, एंड उस सेक्टर के अकॉर्डिंगली हम लैंडमार्क के अकॉर्डिंगली जान सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का प्रोजेक्ट है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। अभी मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के डिफरेंस की बात नहीं करता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर सेक्टर वाइज। नोएडा एक्सटेंशन में दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनमें नाम आता है लाइक सेक्टर 1। सेक्टर 1 वो लोकेशन है जो कि सेंट्रल नोएडा से बिल्कुल पास में है। अगर आप
नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना चाहते हैं, एक्वा लाइन मेट्रो की फैसिलिटी लेना चाहते हैं सेंट्रल नोएडा के पास, या सेंट्रल नोएडा के पास आप सेक्टर 76, 74, 77, 78, 79 के सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, तो सेक्टर 1 वो लोकेशन है जहां से आप मात्र 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे हिंडन पुल जो नया बना है उसे क्रॉस करने के साथ ही आप 3 सेक्टरों पे कनेक्ट हो सकते हैं। सेंट्रल नोएडा का एक अल्टरनेट है सेक्टर 1। आज के टाइम में अगर आप देखें तो सेंट्रल नोएडा में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, और इक्का दुक्का अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका रेट लगभग 13,000 रुपए से लेकर के 19,000 रुपए तक का रेट प्री लॉन्च की बात कर रहा हूँ, या ऐसे प्रोजेक्ट की जो ऑलरेडी अंडर गोइंग है। अगर किसी का बजट 4 करोड़ का नहीं है, उनका बजट अगर 1.5 करोड़ और 2 करोड़ रुपए का है, तो वो क्या करें? क्या वो सेंट्रल नोएडा में अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक न्यू लाइफ स्टाइल वाली, एक नई मॉडर्न फैसिलिटी वाले प्रोजेक्ट ले सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल बिग नो। देन उनके लिए ऑप्शन क्या बच जाता है? उनके लिए ऑप्शन बच जाता है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के ट्रेवल डिस्टेंस पे आप सेक्टर 1 पहुंचिए, हिंडन ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही एटीएस गोल चक्कर आ जाता है। आज के टाइम में एटीएस गोल चक्कर के पास जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो एक रेनॉन डेवलपर्स का है, या अगर जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर हो गए वो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन 8,000 रुपये से ले करके अप टू 16,000 17,000 रुपये तक के रेट में अलग अलग प्रोजेक्ट, जिसमें अलग अलग एमिनिटीज फैसिलिटीज़ है, अलग अलग साइजेस है। आप चूज कर सकते हैं अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली आपको क्या अलाउ करता है और आपके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट किस प्रोजेक्ट में फुलफिल होती है। इसकी भी जानकारी अगर आपको चाहिए, पिन एंड पॉइंट्स चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आज के टाइम में सेक्टर 1 काफ़ी रेनॉन्ड है और यहाँ पे काफ़ी सारी डिलीवरीज हो चुकी हैं। आपको रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल ऑप्शंस भी मिल जाता है। बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज की बात करूं तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए यथार्थ हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यहाँ पे आपके बच्चों के लिए अलग अलग इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल पास में ही, हार्डली 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे सेक्टर 1 से लगा हुआ लोकेशन है, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्कूल्स भी मिल जाते हैं। तो जहाँ पे कमर्शियल है, जहाँ पे लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने के लिए आपको मल्टीप्लेक्स मिल जाए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए शॉपिंग सेंटर मिल जाए, आपके हेल्थ केयर के ध्यान रखने के लिए आपको हॉस्पिटल मिल जाए, ये सारी सुविधाएं आपको एक ही सेक्टर में मिल जाए दोस्तों, तो उसके बाद क्या रह जाता है? कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कई सारी ऐसी कनेक्टिविटी है जहाँ पे इजीली आप आधे घंटे में कहीं से कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी सेक्टर 1 की। अब चलते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ। जैसे ही आप सेक्टर 1 और टेक जोन 4 के बीच में एक रोड है, उसका नाम है सूरजपुर दादरी रोड। जैसे ही आप सूरजपुर दादरी रोड के दूसरी तरफ आ जाते हैं, वहाँ पे सेक्टर आ जाता है सेक्टर टेक जोन 4। टेक जोन 4 भी आज के टाइम में काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी मार्ट जैसा कमर्शियल ऑपरेशनल है, आर्था जैसा कमर्शियल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, गोल्डन आई जैसा कमर्शियल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। स्कूल की बात करूं तो लोटस इंटरनेशनल स्कूल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सर्वोत्तम स्कूल, श्री मंगलम स्कूल, श्री मिलेनियम स्कूल, इसके अलावा 4-5 और ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो कि इस सेक्टर में ऑलरेडी हेबिटेट है। अगर मैं अफोर्डेबल सेगमेंट से लेकर के प्रीमियम सेगमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको सभी तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 45 लाख रुपए का 1 BHK भी मिल जाता है। 2 BHK इनिशियल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो 60 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अच्छे प्रीमियम सेगमेंट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो वहाँ पे 2 BHK इन द रेंज ऑफ 85 to 90 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। 3 BHK की अगर मैं बात करूँ प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी सोसाइटी जो कि वेल मेंटेन्ड है, 80% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है, रजिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, बैंक लोन की फैसिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सभी तरीके के एमिनिटीज फैसिलिटीज
वहाँ पे फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। ऐसी सोसाइटी में अगर आप 3 BHK ढूंढ रहे हैं तो 1400-1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको इन द रेंज ऑफ 1 करोड़ 30 लाख से लेकर के अप टू 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए तक मिल सकता है। डिपेंड ये करता है कि वो प्रॉपर्टी कब का बना हुआ है, किस लोकेशन पे है, क्या ब्रांड वैल्यू का है, इन सब चीज़ों में मैटर करता है। आज के टाइम में ज़्यादातर यहाँ पे आपको रीसेल यूनिट्स ही मिलेंगे। इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स है जो कि न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें नाम आता है गॉड सेंचुरियन पार्क का, उसके बाद एटेलिया का। ये सब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं टेक जोन 4 में जो कि न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है। सेक्टर 1 में अगर मैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ तो डेफिनेटली शोभा इज वन ऑफ द प्राइम नेम, प्राइम ब्रांड, जो कि वहाँ पे 2 BHK 3 BHK और 4 BHK का सेगमेंट आपको मिल जाता है। स्टार्टिंग रेंज आपको वहाँ पे लगभग 2.25 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाती है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट को आप प्रेफर करना चाहते हैं, देन CRC Master इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। ATS Rhapsody is also one of the option. These are the projects जो कि सेक्टर 1 में है। HDB काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है। रीसेल वैल्यू वहाँ का लगभग 11,500-12,000 रुपये या इससे प्लस भी जाता है, डिपेंड करता है हमारी क्या डिमांड है। 2 BHK से लेकर के 4 BHK तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। सेक्टर 1 में ही RG का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस है, काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान है। और इस पेमेंट प्लान और प्राइस को अगर ब्लैक करना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा फ्लैट बुक करना चाहते हैं, एक अच्छे लोकेशन पे, एक अच्छे ब्रांड वैल्यू और ऐसे बिल्डर का जिसका कि बैकग्राउंड सॉलिड हो, तो हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करें, आपको काफ़ी हेल्प मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप बड़े साइजेस का फ्लैट देख रहे हैं और कम कीमत में देख रहे हैं तो सेक्टर 1 में ही बूटस एस्पायर लेजर वैल्यू, सो बूटस इज वन ऑफ द कंपनी जिनको टेंडर मिला है MBCC के द्वारा और 2 टावरों का वो प्रोजेक्ट का टेंडर उनको मिला है, जहाँ पे आपको 2700 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस स्टडी एज वेल एज 4 BHK प्लस स्टडी लगभग आपको 3300 स्क्वायर फीट का साइज मिल जाता है। अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे लोकेशन पे है, स्पेसियस फ्लैट है। सबसे अच्छी बात लोडिंग बहुत ही कम है। अगर मैं लोडिंग की बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है 25-27% से ज़्यादा की लोडिंग है, जबकि आज के टाइम में अगर आप कंपेयर करना चाहें तो जो भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, चाहे वो शोभा हो, प्रेस्टीज हो, गोदरेज हो या XYZ इस तरीके के ब्रांडेड डेवलपर्स का हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ईजिली 45% तक की लोडिंग मिल जाती है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक अच्छा एडवाइस चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टेक्ट करें। बहुत सारे हमारे पास ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइट इंफॉर्मेशन जो डेफिनेटली आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प हो सकता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों 2 सेक्टर के बाद तीसरा सेक्टर है सेक्टर 16B। सेक्टर 16B वो लोकेशन है जो गौर चौक से जब आप आगे बढ़ते हैं तो टुवार्ड्स एक मूर्ति चौक तक के बीच में जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आता है वो पूरा का पूरा गौर सेक्टर 16B है। यहाँ पे आपको रेडी टू मूविंग प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, एज वेल एज अगर मैं न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इक्का दुक्का ही प्रोजेक्ट है। सेक्टर 16B में हवेलिया डेवलपर का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। उसके अलावा सेवियर ग्रुप का सेवियर ब्रिज, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ये भी अभी अच्छी कीमत पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। 2 BHK प्लस स्टडी एज वेल एज 3 BHK के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। हवेलिया का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके बारे में मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूँगा जहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या अगर आप प्री लॉन्च का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो इसके बारे में आप हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए सेक्टर 16B में भी आज के टाइम में मैक्सिमम 80 to 90% जो प्रोडक्ट बचा हुआ है वो रीसेल प्रोडक्ट बचा हुआ है। आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपने लिए घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में। यहाँ का रेंज की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो लगभग 75-80 लाख रुपए से 2 BHK स्टार्ट हो जाता है।
3 BHK की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,10,00,000 रुपए के आसपास में आपको 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट साइज होगा लगभग 1250-1300 स्क्वायर फीट का कॉम्पैक्ट साइज होगा 3 BHK स्टार्टिंग साइज। उसके बाद जैसे जैसे हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपका बजट और आपका मंथली एक्सटेंड होता जाएगा। अच्छे पेमेंट प्लान के साथ, ऑल्दो प्री लॉन्च में पेमेंट प्लान की बात होती है, जहाँ पे रीसेलिंग में बात करें तो वहाँ पे तो 1 गो में आपको पेमेंट करना होता है। आपके पास 60 दिन से 90 दिन के टाइम होता है जिसके बीच में आप लोन लेकर के भी पेमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपके पास खुद का सेल्फ फंडिंग है तो वो भी आप पे करके तुरंत रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री करवाने के बाद इट्स कम्प्लीटली योर कॉल कि आप उस घर को खुद यूटिलाइज यूज़ करना चाहते हैं या आप उसे रेंटल पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। सो सेक्टर 16B में आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स में कुछ नाम बता देता हूँ जहाँ पे आप अपने लिए ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे गुलशन ग्रुप का बेलिना इज वन ऑफ द माई रिकमेंडेड प्रोजेक्ट, माई फेवरेट प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको अपने लिए एक रिहाइश जरूर देखनी चाहिए अगर आप सर्च के मोड में, एक्सप्लोरेशन के मोड में हैं तो। निराला एस्पायर इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन जो आपको एक अच्छा ऑप्शन दे सकता है। यहाँ पे लो राइज एज वेल एज हाई राइज दोनों के ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सुपरटेक का इको विलेज थर्ड इज अनदर ऑप्शन, थर्ड है या सेकंड है इको विलेज 2। तो यहाँ पे भी आपको लो राइज कॉन्सेप्ट एज वेल एज हाई राइज का कॉन्सेप्ट दोनों ही मिल जाता है। श्री राधा स्काई गार्डन इज आल्सो वन ऑफ द रेडी टू मूविंग प्रोजेक्ट। पंसिल ग्रीन 2 इज अनदर प्रोजेक्ट जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाता है रेडी टू मूविंग में। अगर आप विला का ख्वाहिश रखते हैं तो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। 3 तरीके के साइजेस हैं इस प्रोजेक्ट में विला में, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होकर के अप टू 3.5-4 करोड़ रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है क्या साइज है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्टर 16B में ये सारे प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेक्टर 16B में तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली बना है और डिलीवर हुए लगभग 8 से 10 महीने, 1 साल होने वाला है। एंड द प्रोजेक्ट नेम इज ATS मोबिलिटी। ATS मोबिलिटी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों। एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट, 1675 स्क्वायर फीट का साइज, 3 BHK प्लस स्टडी का साइज, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। ATS होमक्राफ्ट के ब्रांडिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट बना है और आज के टाइम में यहाँ पे जेंट्री बहुत अच्छी रहती है और यहाँ पे जो सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा लाइट माइंडेड फैमिली देखने को मिलेगी, पढ़े लिखे फैमिली देखने को मिलेगी और जिनके साथ आप एनवायरमेंट शेयर कर सकते हैं। एंड रीसेल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपका 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के अप टू 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रीसेल ऑनरो का डिमांड आता है। अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द टेबल दे कैन डिस्कस जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी भी बनती है आप डील कर सकते हैं। इमीडिएट रजिस्ट्री है, इमीडिएट पोजीशन है, इमीडिएट शिफ्टिंग है, किसी तरीके का कोई भी हर्डल नहीं है। कुछ अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रोजेक्ट की बात कर लूँ सेक्टर 16B में। वन ऑफ द प्रोजेक्ट नेम इज आम्रपाली गोल्फ होम्स। बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, रेडी टू मूविंग हो चुके हैं, काफ़ी फैमिली रहने लगी है। 2 BHK से लेकर के 3 BHK प्लस 7 तक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 843 स्क्वायर फीट से लेकर के 1595 स्क्वायर फीट तक का साइजेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आप गवर्नमेंट बैंक से लोन ले पाएंगे और इमीडिएट शिफ्ट भी हो पाएंगे। रजिस्ट्री अभी यहाँ पे नहीं है, उसके कई सारे रीजंस हैं, तो वो आप 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। और इन सभी जगह पे अगर आपका फ्लैट है जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो रियल्टी रिसर्च आपको जरूर हेल्प कर सकती है सेल करने में। और अगर आपको किसी तरीके का फ्लैट परचेज करना है या न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है
द बिग रिलेटिव रिसर्च की सेल्स एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प कर सकती है। एक हमने 3 सेक्टर्स के बारे में बात कर लिया है, अब चलते हैं चौथे सेक्टर्स के बारे में बात करने के लिए। तो ये सबसे पावरफुल लोकेशन है। जब गौर चौक स्टार्ट हुआ था, नोएडा एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ था, तब नाम ही जाना जाता था इसी सेक्टर से, इसी लोकेशन से, और इसी को सब नोएडा एक्सटेंशन समझते थे उस टाइम। दोस्तों, जब आप नोएडा सिटी सेंटर से आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं, तो एक नया फ्लाईओवर बन चुका है वहाँ पे। उसको क्रॉस करने के बाद ही आप चार मूर्ति चौक पे, या जिसे गौर चौक भी कहते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ से जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा गौर सिटी बसा हुआ है। सो बेसिकली गौर सिटी दो पार्ट में बसा हुआ है, गौर सिटी 1 एंड गौर सिटी 2। गौर सिटी 1 के अंदर कई अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनमें नाम आता है, मेजरली 90% तो गौर डेवलपर का ही बनाया हुआ है, लेकिन 10% में और भी कई सारे डेवलपर्स आ जाते हैं जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं और अच्छे तरीके से वो डिलीवर हो चुका है, जिनमें नाम आता है वन ऑफ द गुड डेवलपर नेम, एंड दैट नेम इज सायर। सो सायर जियोन इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है, काफ़ी डिमांड में रहता है ये। इसके अलावा वहाँ पे और भी कई ऐसे डेवलपर्स हैं जिनका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, बने हुए भी लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। गौर के अलावा आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। आप अपने प्रॉफिट को देखते हुए अलग अलग प्रोजेक्टों में सर्च कर सकते हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ओवरव्यू अगर मैं बता दूं तो अफोर्डेबल सेगमेंट में यहाँ पे आपको लगभग 76-78 लाख रुपीज़ से 2 BHK स्टार्ट हो जाता है। 3 BHK लगभग 95 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है एंड 4 BHK बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में है। 4 BHK की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शायद आपको 1 करोड़ 75-80 लाख रुपए से लेकर के अप टू 2 करोड़ तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन से ब्रांड वैल्यू का है और कब कंप्लीट हुआ है, किस तरीके से मेंटेन है आज के टाइम में, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था कम्प्लीटली गौर सिटी का। इसके साथ में ही गौर सिटी 2 भी बना हुआ है, जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स का नाम सुनने को मिलेगा और मेजरली गौर के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। इवन गौर इंटरनेशनल स्कूल भी बना हुआ है एंड गौर का नर्सिंग होम एंड किड्स स्कूल एज वेल एज हॉस्पिटल काइंड भी यहाँ पे बना हुआ है। तो जब हम गौर की बात करते हैं तो गौर ने जब काम स्टार्ट किया था तो उन्होंने हमेशा से पूरी की पूरी एक टाउनशिप के बारे में बात करी थी। जब हम टाउनशिप बोलते हैं तो टाउनशिप इट मीन्स कि आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उसी टाउनशिप के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना। जैसे बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज सब कुछ उसी के अंदर ही हो जाए। तो आज यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड भी मिल जाता है, स्कूल भी मिल जाता है, कमर्शियल भी मिल जाता है, नर्सिंग होम भी मिल जाता है, हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको एक जगह पे मिल जाए तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ गौर टाउनशिप स्टार्ट हुआ था और गौर सिटी स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसका बेनिफिट इन सभी डेवलपर्स को भी मिलता है या इन सारे परिवार को भी मिलता है जो गौर के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट में भी रहते हैं। वहाँ पे नाम अच्छा काम किया जाता है महागुण का, उसके अलावा VVIP ग्रुप का, उसके अलावा और भी छोटे छोटे कई ऐसे डेवलपर हैं। गैलेक्सी के कई सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, गैलेक्सी नॉट रेडमी, गैलेक्सी नॉट रेडमी 1, 2, KNG और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गौर सिटी 2 के अंदर एज वेल एज गौर सिटी 1 के अंदर बने हुए हैं दोस्तों। सबसे अच्छी खास बात क्या है गौर सिटी की, दैट इज कनेक्टिविटी। अगर आपको टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो उसके लिए अलग कनेक्टिविटी, आपको सेंट्रल नोएडा आना है तो उसके लिए अलग कनेक्टिविटी, आपको टुवर्ड्स NH24 की तरफ जाना है, गाजियाबाद की तरफ जाना तो उसके लिए अलग कनेक्टिविटी है,
और एल्स अगर आपको टुवर्ड्स ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ भी जाना है तो उसके लिए भी अलग कनेक्टिविटी। तो चारों दिशा से अलग अलग रोड्स निकलते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक स्मूथ हो जाती है। अब तो वहाँ पे अंडरपास भी बन रहा है, तो अंडरपास बन जाने से काफ़ी ट्रैफिक का लोड कम होगा। और आने वाले दिनों में ये भी प्लानिंग है कि वहाँ पे मेट्रो भी प्लान है ऑलरेडी, और मेट्रो भी हम चलते हुए बहुत जल्दी देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मेट्रो का प्लान किया गया है, जिससे कि हर सेक्टर्स के लोगों को बहुत ईजिली कवर अप कर लिया जाए और बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहे किसी भी सेक्टर से। अगर मैं सेक्टर 1 से भी बात कर लूँ तो पहला जो मेट्रो स्टेशन गौर चौक के पास होने वाला है, उसका डिस्टेंस सेक्टर 1 से हार्डली 2.5 किलोमीटर से लेकर के अप टू 4 किलोमीटर तक के रेंज में आ जाएगा। अगर मैं टेक जोन 4 की बात कर लूँ तो शायद जो दूसरा मेट्रो स्टेशन है एक मोती चौक के पास, तो सेक्टर टेक जोन 4 से एक मोती चौक के पास जो सेकंड स्टेशन होगा उसका डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। सेम गोज विथ सेक्टर 16B। 16B का भी डिस्टेंस ऐसा होने वाला है कि दोनों के मेट्रो स्टेशन के बीच में सेक्टर 16B आता है। तो आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो तो 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस मेट्रो स्टेशन से नहीं होगा। तो ये सब कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि नोएडा एक्सटेंशन को एक सक्सेसफुल प्लान सिटी बनाता है। आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिन्होंने कई सालों से इन्वेस्टमेंट किया है उनको अपना घर मिले, वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। और जब जितना ज़्यादा रेजिडेंशियल में लोग बसते जाएंगे तभी कमर्शियल एडोकेशन और इंक्रीज होगा, कमर्शियल एक्टिविटी की डिमांड बढ़ेगी और जिसकी वजह से वहाँ का इकोनॉमी और बेहतर होगा और इंक्रीज होगा। दोस्तों नोएडा एक्सटेंशन में कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो 2010, 12, 15 का जो कमर्शियल एक्टिविटी का टाइम था या कमर्शियल प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल अलग। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था, पहले दुकान फिर मकान, या जैसा भी उनके पास बजट होता था उस तरीके से लोग सोचते थे, अपने रिटायरमेंट के लिए सोचते थे कि चलो अगर मैं रिटायर्ड हो गया तो जहाँ मैं रह रहा हूँ उसी जगह के आसपास में मैं अपना कोई धंधा लेकर बैठ जाऊँगा, शॉप खोलूँगा, रोज सुबह शटर ओपन करूँगा, रोज शाम में शटर डाउन करूँगा और जितनी भी कमाई होगी उससे मेरी एक रिटायरमेंट वाली जो एज होगी वो काफ़ी अच्छा चलेगा। पहले का सोच ये होता है, जिसकी वजह से कई डेवलपर्स ने अलग अलग हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट, सोसाइटी शॉप कॉन्सेप्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है पिछले 10 सालों में। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी बनकर के निकले हैं जहाँ पे लोग अपना माथा अपना सिर टिक रहे हैं दीवारों पे, क्योंकि जो पैसा लगाया है शटर तो बंद ही है, कभी खुलता ही नहीं है, कोई उसे रेंट पे लेने को तैयार नहीं है और साथ ही साथ हर महीने एक मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है जो कि कोई हल्की फुल्की कॉस्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ा खर्चा है जो उनके सर पे मर चुका है या अपने गलत डिसीजन की वजह से वो हर मंथ मेंटेनेंस का भार उठा रहे हैं। दोस्तों आज का टाइम अब वो आ चुका है जहाँ पे लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं। उसके दो रीज़न, कमर्शियल में इस वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिटर्न हार्डली 2% से 3% मैक्सिमम आता है, उसको उससे ज़्यादा क्रॉस हो ही नहीं सकता है रेजिडेंशियल में खास करके। तो जिन लोगों ने भी रेजिडेंशियल का टेस्ट ले लिया है कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेता हूँ और उसमें मुझे रेंटल अगर महीने का 25,000 रुपये मिल रहा है, इट मीन्स कि सालाना मैं 3 लाख रुपए रेंटल ले रहा हूँ, तो अभी आप 3% का ROI निकाल पा रहे हैं अपने रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में।
उसी की कंपेरिजन में कुछ समझदार लोग या जिन लोगों को अच्छे से एडवाइस मिला मार्केट में और उन लोगों ने टाइम रहते एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, तो उनको लगभग 6% से लेकर के 7-7.5% तक का रिटर्न मिल रहा है और वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके मिल रहा है। लेट सपोज अगर कभी आपने कोई सोसाइटी शॉप में या हाई स्ट्रीट में या प्री लीज मॉडल वाले स्टूडियो अपार्टमेंट या रिटेल शॉप में किसी ब्रांड के साथ इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अगर आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रेंटल बहुत ईजिली 60 से 70 हज़ार रुपये का मिलता है, जो कि लगभग आपके इन्वेस्टमेंट का 6 से 7% का रिटर्न आता है। और उसके साथ साथ हर साल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग 15 से 20% इंक्रीज होती है। तो आप किस तरीके को इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे 10% के आसपास का एप्रिसिएशन हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू में और 2 से 3% का रेंटल यील्ड आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा रेंटल यील्ड लें, साथ ही साथ एक अच्छा एप्रिसिएशन लें, बट दोनों में एक गैप आता है। रेजिडेंशियल में आप मैक्सिमम 80% तक का लोन ले सकते हैं, आपके घर से मात्र इन्वेस्टमेंट 10 से 20% का होगा। कमर्शियल में ऐसा नहीं होता। कमर्शियल के सभी प्रोडक्ट में फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको लोन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि अगर आपको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास सरप्लस अमाउंट होना चाहिए या विदाउट लोन वाले फंड आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप कमर्शियल का मजा ले सकते हैं। सो दोस्तों, हाई रिस्क हाई बेटरमेंट रिजल्ट, लो रिस्क लो रिटर्न। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ये था कंप्लीटली नोएडा एक्सटेंशन के बारे में मेरी तरफ से सुझाव या मेरी तरफ से चीजें। अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ, किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे पास अजय जी का क्वेरी आया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि प्लीज शेयर डिटेल्स ऑफ टेरेस होम 4 BHK 2070 स्क्वायर। अजय जी, अगर आपने इस प्रोजेक्ट को बारीकी से देखा है तो मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बता देता हूँ। जिस लोकेशन पे है वो लोकेशन बहुत ही अच्छा है। अगर आपने इसका लेआउट देखा है तो आई कैन डैम श्योर कि वन ऑफ द बेस्ट लेआउट आपने देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट कारपेट एरिया आपने इस फ्लैट का देखा होगा। वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है। जिस बजट में आज आप इस प्रॉपर्टी को ले लेंगे, उस बजट में शायद कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन आपको नहीं मिलता। टेरेस होम रिसेंटली ही बनकर के कंप्लीट हुआ है, तो न्यू कंस्ट्रक्शन में लो कॉस्ट में ज़्यादा स्पेसियस, ज़्यादा इनसाइड कारपेट एरिया आप ले पाएंगे। तो बिल्कुल मेरे तरफ से गो अहेड है। अगर आप इसमें कोई हेल्प चाहते हैं तो हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से आम पाली के किसी भी प्रोजेक्ट में सॉल्यूशन दे सकती है। हमारी टीम से आप हेल्प भी ले सकते हैं। निशा जी का क्वेरी आया है, नोएडा एक्सटेंशन सेंचुरियन पार्क 1700 स्क्वायर फीट 3 BHK इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, क्या सही रहेगा या क्या रेट चलेगा? निशा जी, आपको मैं बताऊँ कि जिस तरीके से अगर मैंने टेरेस होम्स के रिगार्डिंग बताया है, ऑलमोस्ट 80% प्लस पॉइंट सेंचुरियन पार्क में भी है। सेंचुरियन पार्क 2 तरीके का बना हुआ है, लो राइज में भी बना हुआ है, हाई राइज में भी बना हुआ है। 1700 स्क्वायर फीट जो आप बोल रहे हैं निशा जी, वो हाई राइज में बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लेआउट है, 3 BHK के 3 टॉयलेट के साथ है और वेंटिलेशन बहुत अच्छी है इस प्रॉपर्टी की। कारपेट एरिया काफ़ी अच्छा मिलता है। आज के टाइम में अगर मैं 1700 स्क्वायर फीट की बात करता हूँ तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक में आपको ये साइज मिल जाता है।
अगर किसी डेवलपर का आप 1700 स्क्वायर फीट लेने के लिए जाएं तो डेफिनेटली अंदर का कारपेट एरिया आपको बिल्कुल इतना नहीं मिलेगा जितना सेंचुरियन पार्क में मिल रहा है 1700 स्क्वायर फीट में, और इस प्राइस पे नहीं मिल पाएगा। तो मेरे तरफ से आपके लिए भी बिल्कुल गो अहेड है, आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। इमीडिएट लोन हो जाता है, इमीडिएट पोजीशन मिल जाता है, कई लोग ऑलरेडी रह रहे हैं इस टावर में, और इमीडिएट आप शिफ्ट कर सकते हैं या तुरंत ही आप इसे रेंट आउट भी कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आया, नोएडा एक्सटेंशन नोएडा अथॉरिटी प्लॉट अवेलेबल है सर? जी हाँ मेरा जी, तो देखिए नोएडा एक्सटेंशन में दो तरीके की प्लॉटिंग प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है जो कि प्योरली रेजिडेंशियल पर्पस से सेक्टर बनाया गया है, वहाँ पे ऑप्शन मिलता है जिसमें कि नाम आता है सेक्टर 2 और सेक्टर 3 का। सेक्टर 2 और 3 प्रॉपर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, जहाँ पे आपको 112 मीटर के प्लॉट साइज से लेकर के अप टू 300 मीटर तक के प्लॉट्स के साइजेस वहाँ पर मिल जाते हैं। इवन सेक्टर 2 में तो 112, 120, 162 मीटर में डुप्लेक्स भी बना हुआ है, जिसे हम विला भी कहते हैं। अलग अलग रेंज है प्लॉट्स का और विला का। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में वहाँ पर जो प्राइस चल रहा है प्लॉटों का, वो लगभग 1.5 लाख रुपए मीटर से लेकर के अप टू 2.25 लाख रुपए मीटर तक का हो चुका है। डिपेंड करता है प्लॉट के लोकेशन पर। अगर मैं डुप्लेक्स की बात करता हूँ, विला की बात करता हूँ, तो आज वहाँ पे विला का जो कीमत हो चुका है वो लगभग 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। ये हुआ एक पार्ट प्लॉटिंग का, ऑथोरिटी प्लॉटिंग का। दूसरा पार्ट आपको मिलता है, ज़्यादातर ऐसे जगह आपको मिलेंगे जहाँ पे मुआवजे की प्लॉट या तो 5% में मिला हुआ है या तो 7% में मिला हुआ है। ऐसे भी प्लॉट के ऑप्शंस में आप जा सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप 50-50% रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल दोनों का ही यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप उस बिल्डिंग में रह भी सकते हैं और साथ ही साथ आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ आपका अगर रिटायरमेंट का एज आ चुका है या रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको एक फिक्स्ड इनकम देता है। तो मीरा जी, ये था आपके क्वेश्चन का रिप्लाई। एक भाई साहब का क्वेरी आया है जिसमें उन्होंने पूछा कोई न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है मुझे 1 करोड़ रुपए तक में। सर मैं आपको ये बता पाऊंगा कि अगर नए प्रोजेक्ट में आप 1 करोड़ तक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, जहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट या रिटेल शॉप का ऑप्शन मिल जाए। प्री लॉन्च इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि प्री लॉन्च में प्राइस कम होगा, चूजिंग का ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, पेमेंट प्लान आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आप बैंक लोन फैसिलिटी लेना चाहते हैं, धीरे धीरे करके पेमेंट देना चाहते हैं, तो वो भी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए कि किस तरीके का प्रोजेक्ट अवेलेबल है, कौन से प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर या तो संपर्क कर लें और एल्स हमें मैसेज कर दें, ताकि हमारी सेल्स एक्सपर्ट टीम आपको आपके कंसर्न में, आपके रिक्वायरमेंट में हेल्प करेंगे और आपके गोल को तक पहुंचाने में आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ये आया है कि अगर 2 करोड़ तक में इन्वेस्टमेंट करना हो एक अच्छे प्रोजेक्ट में, न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा? सर मैंने जैसा बताया कि 2 करोड़ रुपए एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। 2 करोड़ में आप न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, 2 करोड़ तक में आप रेडी टू मूव भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको इमीडिएट शिफ्टिंग करना है या जस्ट एक इन्वेस्टमेंट करना है, इन फ्यूचर रहने का प्लान है या बीच में एग्जिट करने का प्लान। ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है और आपके सारे सवालों का जवाब एक जगह मिल सकता है, जिसका नाम है रियलिटी रिसर्च। हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से जरूर कॉन्टेक्ट करें, जहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब
बेझिझक, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड मीडिया कवरेज करें। नेक्स्ट सवाल आता है कि नोएडा एक्सटेंशन क्यों सेलेक्ट करें, यमुना एक्सप्रेसवे क्यों नहीं करें? बहुत अच्छा सवाल मैं कह सकता हूँ। देखिए, दोनों की अपनी अपनी यूएसपी है, दोनों का अपना अपना प्रॉस एंड कॉन्स है। नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसा लोकेशन है जो कि कनेक्टिविटी वाइज आज दिल्ली से नज़दीक है, गाजियाबाद से नज़दीक है, फरीदाबाद से नज़दीक है, और जितने भी नए रोड्स और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उसके इर्द गिर्द सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नोएडा एक्सटेंशन के आसपास में। सेक्टर 62 की बात करूँ, 63 की बात करूँ, गाजियाबाद की बात करूँ, ग्रेटर नोएडा की बात करूँ, और एल्स नोएडा एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 135, 142, 143 इन लोकेशंस की बात करूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट सूरजपुर दादरी रोड पे NSZ की बात करूँ, मैंने जितने भी नाम लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हर के है, हर सेगमेंट का। डिपेंड ये नहीं करता कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप जिस भी कैपेबल के हो आपके लाइफ की जॉब है, बस आपको राइट टाइम पे राइट जगह पहुंचना है। अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह पहुंचते हैं आपके लिए एम्प्लॉयमेंट है, और यही कारण है जिसके वजह से नोएडा एक्सटेंशन में रेजिडेंशियल डिमांड काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज रेंटल डिमांड काफ़ी इंक्रीज हुआ है। आमपाली के सभी प्रोजेक्ट्स में, सुपरटेक के सभी प्रोजेक्ट्स में, पंचशील के सभी प्रोजेक्ट्स में, गौर के सभी प्रोजेक्ट्स में रेंटल डिमांड काफ़ी अच्छा है, रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, रीसेल का मार्केट काफ़ी अच्छा है इन सभी सेक्टर्स, इन सभी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में, और इनके अलावा अदर डेवलपर्स में भी जहाँ पे उनको इनमें ऑप्शंस नहीं मिलता है किसी भी वजह से, तो वो टुवर्ड्स अदर डेवलपर्स के बारे में सोचते हैं और उनके तरफ देखते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस है जो कि आप नोएडा एक्सटेंशन में देख सकते हैं। एक और सवाल आया है कि अगर हरिद्वार या वृंदावन में सेलेक्ट करना सोचना हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो कौन सा शहर बेहतर है? दोस्तों, हरिद्वार या वृंदावन की अगर मैं बात करूँ, साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से अयोध्या भी जोड़ूँ, तो ये तीनों ही जो लोकेशन है वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजियस सिटी, रिलीजियस सिटी में आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग पहुँचते हैं। अगर मैं इन तीनों सिटीज़ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में वृंदावन और अयोध्या पिछले 5 सालों में वो लोकेशन रहा होगा, वो सिटी रहा होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से। हरिद्वार एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जो डेफिनेटली उत्तराखंड से भी नज़दीक है, हरियाणा से भी नज़दीक है, पंजाब से भी नज़दीक है, दिल्ली से भी नज़दीक है। लोग इन सारे स्टेट से वहाँ पहुँचते हैं, उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड से भी डेफिनेटली लोग आते हैं। तो वृंदावन को सिटी ऑफ टेम्पल कहा गया है। 5000 से ज़्यादा टेम्पल्स हैं वहाँ पे। डेफिनेटली जिनका भी बुलावा बिहारी जी की तरफ से आता है वो डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद आप एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं वृंदावन में, तो वहाँ पे प्लॉट्स, विलास, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। बट किसी भी डिसीजन को लेने से पहले रियलिटी रिसर्च से एक बार जरूर संपर्क कर लें, ताकि आपको कच्ची कॉलोनी और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट का डिफरेंस पता लग जाए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका पैसा हार्ड एंड मनी कहाँ सेफ है, कहाँ सिक्योर है, और कहाँ आप चैन की नींद ले पाएंगे। और आने वाले टाइम में अगर उस जगह पे आप ना भी रहें तो वो प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा रेंटल वैल्यू इंक्रीज करके देगा। और जब भी आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएं तो आप उस प्रॉपर्टी में खुद भी रह पाएं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं
जिसके लिए आप रियल्टी रिसर्च से संपर्क कर सकते हैं। रही बात अयोध्या, रही बात हरिद्वार की, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अच्छे स्कोप से, अच्छे ऑप्शन से डीप एनालिसिस के लिए 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है कि कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की भी बात बता दें। दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के कई सारे वेज होते हैं, लॉकेबल, अनलॉकेबल। ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, लॉकेबल का मतलब वो जहाँ आप ताला चाबी लगा सकें, जिसमें जिसके ताले की चाबी आपके पास हो, दैट इज कॉल्ड एज लॉकेबल। अनलॉकेबल मतलब कि जहाँ पे पेपरों में आपके पास मालिकाना हक है, लेकिन उस स्पेस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं अनलॉकेबल स्पेस। तो ये दोनों तरीके का स्पेस कमर्शियल में आता है। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका एक अच्छा हैंडसम बजट है, देन आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर लॉकेबल स्पेस, जहाँ पे आपका मालिकाना हक आपके पास खुद हो, उसकी रजिस्ट्री हो, और आपको पता हो कि उस स्पेस को या तो प्रीलीज किया गया है, कोई ना कोई ब्रांड उस पर यूज हो रहे हैं, चला रहे हैं, और आपको एक रेंटल वैल्यू मिल रहा है। और एल्स कभी आपको जरूरत पड़े, आपको अपना कोई फ्रेंचाइजी डालना हो, तो आप डाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लॉकेबल। अनलॉकेबल का मतलब है, लेट सपोज कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। स्टॉकर स्पेस का आप एक एग्जांपल ले लीजिए, वेस्ट साइड ले लीजिए, रिलायंस स्मार्ट हो गया, या कोई आईफोन का शोरूम या मोबाइल का शोरूम हो गया, लैपटॉप का शोरूम हो गया। इस तरीके के जो बड़े स्पेसेस होते हैं, हाइपर मार्केट काइंड ऑफ होते हैं, तो एक बड़े स्पेस में होता है। लाइक आज के टाइम में आप काफ़ी जगह जूडियो देख रहे हैं। तो जूडियो क्या है कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर पे होता है, या एक पूरा पूरा फ्लोर प्लेट होता है। तो वो किसी एक पर्सन का नहीं होता है, वो नंबर ऑफ पर्सन्स के हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हो सकते हैं, जहाँ पे 10, 20, 50, 100 कई सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। दोस्तों, जूडियो में अगर कोई एक स्पेस लिया है, मॉल के अंदर लिया है, तो आप उसे समझिए कि लगभग 20-50 लोगों का है, जिसका जितने हिस्से में आता है स्पेस, जूडियो उसे उतना रेंट प्रोवाइड करेगी। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो मान लीजिए जूडियो से 10 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, और वहाँ पे 20 लोगों में डिवाइड करना है। अब 20 लोगों में से भी किसी का 200 स्क्वायर फुट है, किसी का 500 है, किसी का 700 है, किसी का 1000 है, किसी का 1500 है। तो जिसका जितना स्क्वायर फुट का एरिया होगा, उस हिसाब से उनको रेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अनलॉकेबल में होता है। लॉकेबल में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो आप अपना खुद का यूज़ कर लें, और सबसे अच्छा आज के टाइम में गो विथ प्री लीज्ड मॉडल। आपको पता है आपका 500 स्क्वायर फुट का शॉप है, आपको पता है आपके बगल वाले का 1500 स्क्वायर फुट का शॉप है, और आपके पीछे वाले का 2000 स्क्वायर फुट का शॉप है, आपके राइट हैंड साइड वाले का 400 स्क्वायर फुट का शॉप है, आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले का कुछ अलग साइज का। सबको कंबाइन करके एक कंपनी को स्पेस लीज कर दिया जाता है, वहाँ से जितना रेंट आएगा वो रेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉकेबल शॉप है, आपकी मालिकाना हक है, आपने रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन उस स्पेस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज लॉकेबल। और एल्स लॉकेबल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी होता है, किसी भी सोसाइटी शॉप को आप देख लीजिए, जहाँ पे शटर गिराना है, शटर बनाना है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉकेबल। सोसाइटी शॉप भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने का। और इन दिनों एक चलन चल चुका है, जितने भी कमर्शियल बन रहे हैं, डिमांड को देखते हुए वहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है। आज के टाइम में सर्विस अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट का काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी डिमांड में आ रहे हैं, जहाँ पे आपको बैठे बिठाए रेंट मिलता है, एक ब्रांडेड चैन के साथ, होटल्स के साथ आपका टाइप हो जाता है, जो कि 5 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी टाइम का हो सकता है। जैसा वहाँ से रेंट आता है वैसा रेंट आपको मिल जाता है, या तो पहले दिन से आपको लीज पता होता है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे इतना रिटर्न मिलना है।
तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों और कोई सवाल? कुछ फायर कर लेते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप जरूर बताएं, क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है मेरे ख्याल से। थोड़ा लेट आया था, लेकिन 1 घंटे का सेशन हो चुका है एंड दिस इज द सुटेबल टाइम जब मैं और आप रूबरू होते हैं और एक दूसरे के क्वेश्चंस को समझते हैं। जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फरीदाबाद में कोई ऑप्शन है सर? जी हाँ, फरीदाबाद में बिल्कुल ऑप्शन है। डिपेंड ये करता है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, किस लोकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विला में करना चाहते हैं, अपार्टमेंट में करना चाहते हैं? डिटेल्स में हमारे से बात करें, ज़रूर हम आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, आपके कंसर्न को अंडरस्टैंड करेंगे और आपके गोल तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। So I hope this is a small session जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रूबरू हुए और आपके सवालों का जवाब मैं अच्छी तरीके से दे पाया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। कोई किसी भी तरीके का आपका फीडबैक हो और आप देना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वी आर डेफिनेटली वांट कि आप फीडबैक शेयर करें ताकि हम बेहतर से बेहतर की तरफ आगे बढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट संडे शार्प 6 PM। इस बार प्रॉमिस करूँगा लेट नहीं होगा, शार्प 6 PM में मैं आपके सामने हाजिर होगा और आपके सवालों का जवाब दूँगा।